नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ जी मंच पर मैं आपसे जुड़ूंगी और तमाम तीखे सवाल भी होंगे। जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रही है, तो आज वही वार पलटवार आपको यहाँ पर भी सुनने को मिलेगा। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे साथ जो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत मैं आपसे यही करूंगी कि बीजेपी के 5 बार के लोकसभा सांसद, कद्दावर नेता, बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश का, जब उनको ये पता चला कि उनको विधायकी का चुनाव लड़ना है, तो पहला रिएक्शन क्या था? मैंने तो सार्वजनिक रूप से प्रसन्नता व्यक्त की, प्रदेश के और केंद्र के नेतृत्व के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया, क्योंकि मैं अपने जीवन का पहला विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे अनुज ने जो कदम उठाया उसने परिवारवाद पर तो तमाचा लगाया ही। राजनीति के दो अवगुण, माइक आप ऊपर कर लेंगे तो हाँ, परिवारवाद पर तो एक तमाचा उसने लगाया, लेकिन साथ में राजनीति के 2 अवगुण हैं। एक है लालच और दूसरा है अहंकार। उन दोनों को भी एक अच्छा उत्तर दिया कि पद पर बने रहने के लिए बाप बेटे को लड़ते देखा है हमने, माँ बेटे को लड़के देता है, भाई भाई को टिकट के लिए लड़ते हुए देखा है, लेकिन वो जिद कर मुझे नरसिंहपुर लेकर आए, क्योंकि मैं तो कहीं और के लिए मैंने हाँ कहा था और मुझे कहने में संकोच नहीं है। मुझे छिंदवाड़ा का चौराही या जबलपुर की किसी सीट के लिए कहा गया था, जो मेरे लिए शुभ मैं तय करूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति में इस पड़ाव पर भी हम मूल्यों की राजनीति करने में सफल हुए, ये मेरे लिए बहुत संतोषकारक और गर्व की बात है। तो परिवार में कोई इस बात को लेकर कुछ भी तनाव नहीं, कुछ नहीं? नहीं, तनाव तो बहुत दूर की बात है। वो जिद कर पार्टी से फैसला बदलवा कर नरसिंहपुर लेकर आए, इसलिए मैंने ये बात कही है। अब मेरा सवाल आपसे अगला यही है कि आप लीडर भी हैं, आप कैंडिडेट भी हैं, इलेक्शन को लेकर क्या असेसमेंट प्रहलाद पटेल का है मध्य प्रदेश में? ज़मीन पर एंटी इनकम्बेंसी क्या आपको नुकसान पहुंचा रही है, या शिवराज सरकार का जो 18 साल का काम है वो आगे बढ़कर बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के 3 संकल्प, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और सम्मान की रक्षा, और तीसरा हम भारत को विश्वगुरु देखना चाहते हैं। ये हम जब सड़क पर थे तब भी कहते थे, सत्ता में है तब भी कहते हैं, और हमने वो करके दिखाया। और तीसरी बात है कि जो रोड मैप है हमारा आने वाले 20 साल का, 25 साल का, चुनाव तो संवैधानिक व्यवस्था में हर 5 वर्ष में होंगे, लेकिन हमने कहे बगैर 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज वो 5वें नंबर पर है। कभी देश को नहीं पता चला कि हम कब 9, 8, 7, 6 पर आ गए, लेकिन जब हम 5वें पर पहुंचे, वो जब दुनिया ने लिखना शुरू किया कि जिनने हम पर 200 साल राज किया उनकी अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेल कर हम आगे गए, तो मुझे लगता है इससे 2 संकेत साफ जाते हैं कि जो हमारी यात्रा है भारत के दिग्विजय की या भारत को विश्वगुरु के पद पर पहुंचाने की, उसमें हम सफल हुए हैं, जिसका प्रमाण भी है। तो ये जीत के रूप में मध्य प्रदेश में दर्ज करेंगे आप? मैं महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में, चाहे राज्य हो और चाहे केंद्र हो, दोनों को मैं ऐसा मॉडल मानता हूं कि बाकी लोग कॉपी करें तो शायद भारत के लिए बहुत बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, जब मैं प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छता की नीति में शौचालय की बात करता हूं, तो महिला स्वाभिमान और सम्मान की वो पहली सीढ़ी थी। अन्यथा हम गांव के आदमी हैं, बाकी लोग भी गांव में जाते थे। 2014 के पहले सड़क के किनारे जो दृश्य शाम के समय होता था, हम सबके लिए अपमानजनक था। दूसरा, जब उज्ज्वला गैस कनेक्शन आया तो कांग्रेस के समय में हमेशा गैस की लाइन लगी है या वो स्टेटस सिंबल रहा है। मैं 34 साल पहले संसद में गया हूँ, कूपन दिया करता था, कौन लेने आते थे, लेकिन गरीब आदमी का अधिकार बना देना और महिलाओं के आंसू पहुँच देना, ये दूसरी सीढ़ी थी। फिर 2019 में जब प्रधानमंत्री आए तो हमने चुनाव के पहले ये बातें नहीं कही थी, लेकिन बाद में जब जल जीवन मिशन ने सफलताएं अर्जित की तो मैं उस विभाग का मंत्री हूं और आज मुझे गर्व है कि हमने 2024 का टारगेट दिया था, आज 70% से ज़्यादा परिवार घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंच गया। 72 साल में 3 करोड़ 27 लाख परिवारों के पास था, आज
13 करोड़ 50 लाख को पार कर गया, तो 4 साल से कम समय में 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को हमने पानी पहुंचाया। ये भी महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। और चौथा, जो महिला आरक्षण का बिल पास किया है, कांग्रेस के तमाम प्रयासों के बावजूद भी इस बार कांग्रेस ने समर्थन किया। पर अटल जी के समय में कांग्रेस ने 3 बार उसका विरोध किया, लेकिन वो भी एक बड़ा माइलेज है कि हम जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं उसमें हमने बेहतरीन काम किया है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो लाडली बहना से लेकर बच्ची पैदा हो और वो अगर लखपति बन जाए, फिर उसके एजुकेशंस में जितने भी स्टेप्स आते हैं उसमें सरकार खड़ी है। ये बेहतरीन मॉडल है। ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप लंबे समय तक आपने सरकार चलाई, पिछला चुनाव आप मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के विजय रथ को रोकना मुश्किल है, तो ये क्या आप जो इतने दावे कर रहे हैं या जो अपने काम गिना रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बस काफ़ी हैं या मुश्किल है इस बार मध्य प्रदेश में? क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ प्रहलाद जी, क्योंकि जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें स्थिति थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है बीजेपी के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि सामान्य जीवन में मैं जिस बेबाकी तरीके से स्पष्टवादिता से कहता रहा हूँ, मुझे सच स्वीकार करने में कभी कोई संकोच नहीं रहा। कांग्रेस की राजनीति में भय, लालच और भ्रम की सामर्थ्य रही है, जिसको हम प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स कहते थे जब हम लोग युवा मोर्चे में राजनीति करते थे। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि भय हमने खत्म किया, लेकिन लालच के कारण पिछले 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में ये परिस्थितियाँ आई। और जो भ्रम फैलाने की सामर्थ्य कांग्रेस की थी, वो इस चुनाव में वो भले कितनी ही कोशिश करे, लेकिन उसके बाद जब परिणाम आते हैं तो लोग कर्नाटक और हिमाचल में देखते हैं कि ये सच है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ें कई बार असर कर जाती हैं, लेकिन उस गलती से हमने सीखा। और मध्य प्रदेश में मुझे जो लगता है कि मैं 2003 के चुनाव में बहुत निकट से विधानसभा के चुनाव में रहा हूँ, 2023 में उसकी पुनरावृत्ति में देखता हूँ, ये मेरा अनुमान है। मैं कर्नाटक और हिमाचल का जिक्र करती हूँ, उससे पहले आप ही ने नाम ले दिया। अच्छी बात है, आपने मेरे सवाल को ही जिसे कहा जाए निष्क्रिय कर दिया। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जब इतना बढ़िया काम शिवराज सरकार ने किया, आप फिर कह रहे हैं एक बार फिर जीत दर्ज होगी मध्य प्रदेश में, तो पार्टी उनको बतौर मुख्यमंत्री क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रही है? क्यों केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ लाना पड़ रहा है? 5 बार के सांसद को क्यों यहाँ विधायकी का चुनाव लड़वाना पड़ रहा है? मुझे लगता है कि कई बार परसेप्शन बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की। 6 महीने पहले हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे, हमें मालूम था वो नहीं कर पाएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि भाजपा 3 महीने पहले कर देगी। दूसरा जो परसेप्शन उन्हीं ने बनाया था शिवराज जी के बारे में, जब सामूहिक नेतृत्व सामने आया और दूसरी सूची हमारी आई, पहली सूची में मुझे आज भी ध्यान है कि मीडिया के किसी फोरम पर कांग्रेस का स्पोक्समैन भी पहली सूची में कुछ नहीं बोल पाया। जब दूसरी सूची में हम लोगों के नाम आए तो जो भाषा थी वो इतनी अमर्यादित थी, वो बौखलाहट का प्रमाण पत्र था। अब आपने मुझसे पूछा है कि हम 4 लोग जो यहाँ पर हैं, शिवराज जी, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह जी, मैं और फग्गन सिंह जी, हम मित्र हैं जो 88-85 से साथ में काम कर रहे हैं। ये सारे लोग विधानसभा में मंत्री रह चुके हैं, मुझे छोड़कर। एकमात्र मैं हूं जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे प्रहलाद जी? नहीं, मुझे लगता है कि आश्चर्य इसलिए क्यों होना, ये कांग्रेस का परसेप्शन बनाना था जिस पर शायद मीडिया भी कुछ समय तक ट्रैप हुआ। मैं ये कहता हूं कि जिम्मेदारी तो पार्टी देती है, एक मुख्यमंत्री है, एक राष्ट्रीय महामंत्री है, हम बाकी लोग केंद्र में मंत्री हैं। अगर पार्टी ने कहा तो कम से कम मेरे पर तो ये आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि मुझे कहा सिवनी लड़ना तो मैंने सिवनी लड़ा, मैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, अब दमो। तो पार्टी जो फैसला करती है उसके साथ खड़ा होना एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, क्योंकि कार्यकर्ता को जीत और हार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अपनी आइडियोलॉजी को या हम अपनी बात को आम आदमी तक कैसे पहुंचाएं, ये प्राथमिकता अगर है तो ये क्वेश्चन ही नहीं होते हैं जो आप कर रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान के लिए बीजेपी का नो कॉन्फिडेंस मोशन है? 5 राज्यों में प्रहलाद पटेल का वापस मध्य प्रदेश में आना, 5 राज्यों में सामूहिक नेतृत्व के से चुनाव लड़ने की नीति हमारे केंद्र के नेताओं ने तय की है, इसलिए मुझे लगता है कि ये अटकलबाजी के अलावा कुछ और नहीं है।
ठीक है। कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक बाद में मुख्यमंत्री को चुनते हैं, आलाकमान से इजाज़त ली जाती है या नाम आता है, सब बीजेपी कहती है। लेकिन ये परंपरा तो बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। पता ही नहीं है कौन मुख्यमंत्री है, किसकी लीडरशिप में चुनाव आगे बढ़ रहा है और चुनाव जीतेंगे तो कौन बनेगा। फिर भी क्या आपके यहाँ भी अब आलाकमान से ही आदेश आएगा, वही बनेगा? देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर के बाद में अपना फैसला बता देगी। कोई संकट भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। ये संकट कांग्रेस के सामने होता है कि जब पहली लिस्ट निकलती है तो इस्तीफों की झड़ी लगती है और सुबह सुबह प्रदेश अध्यक्ष जी कह देते हैं कुर्ता फाड़ो। तो एक बात ईमानदारी से कांग्रेस के मित्रों ने मानी है। आप कितने खुश दिख रहे हैं? उनकी सर फुटबल पे आपके चेहरे पे बड़ी खुशी नहीं, पहले आप लोग हम ही को दिखा रहे थे, जब बाद में इकट्ठा दिखा तो हमारा काम कम हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें सामान्य राजनीति में दिखती हैं। इसलिए परसेप्शन बनाने बिगाड़ने की राजनीति बहुत चलती नहीं है। जो नौजवान है या जो मात्र शक्ति है वो इन सफलताओं को देख रही है और इसलिए परसेप्शन की बजाय हम विकास की राजनीति करें। और कांग्रेस को मेरी सलाह है, वैसे मेरी सलाह देने का कुछ बनता नहीं है। हम विकास भी चाहते हैं और विरासत की रक्षा भी चाहते हैं। कांग्रेस के पास में जो स्टैंड रहा है वो विरासत के खिलाफ रहा है। अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें बताना चाहिए। और इसलिए जो कटघरे में आज कांग्रेस है, कभी हनुमान जी याद आते हैं, कभी राम जन्मभूमि के बारे में बोल जाते हैं, फिर वो बैकफुट पर आते हैं। ये जो अनिश्चितता है वो उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के कारण है। और ये आज़ादी के समय से, आज से नहीं। जब धर्म के नाम पर ये देश विभाजित हुआ था तो हमारे जितने भी विरासत के अवसर थे उनको सहेजने संभालने में हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सोमनाथ के मंदिर से ही कांग्रेस का स्टैंड खराब था और इसलिए हम विरोध में थे, तब भी जय श्री राम कहते थे, सत्ता में है तब भी कहते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी हम यही झंडा थमाने वाले हैं। क्योंकि राम को हम सिर्फ वोट नहीं मानते, हम जीवन शैली मानते हैं। और ये कोई कांग्रेसी अपना कॉपीराइट भी मानते हैं। नहीं, कॉपीराइट का सवाल नहीं है। कॉपीराइट तो हिंदुस्तान मानता है। पैदा होने से लेकर जब हम शव यात्रा में जाते तब भी राम नाम सत्य कहते हैं। तो हमारी जीवन शैली को कोई वोट बदल नहीं सकती है। ये गलती कांग्रेस ने की। जिनके महान नेता, देश के महान नेता बापू रामधुन करते थे, उनके अनुयायियों ने जो रास्ता तय किया, जो उसका भुगतान भुगत रहे। और इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूँ कि विरासत के मामले में कांग्रेस का नजरिया हमेशा तुष्टीकरण कर रहा है और उसमें ऐसी अंधी हुई कि आज उसको सफाई देनी पड़ रही है कि वो किसको मानते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि वो धर्म मानते नहीं है, लेकिन जो बेचारे हिंदू होंगे भी वो भी मन मसोक करे जाते हैं कि आखिर करें क्या हम। ये परिस्थिति कांग्रेस ने खुद ने पैदा की। ठीक है। एक सीएम के पैरेलल 4 सीएम कैंडिडेट्स, चाहे आप हों, चाहे नरेंद्र जी हों, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, इसको क्या मास्टर स्ट्रोक माना जाए बीजेपी का, या ये एक ऐसा प्रयोग करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है कि अगर यहाँ ये सफल होता है फॉर्मूला, शिवराज के चेहरे को हम पीछे कर देते हैं और 4 अपने बड़े दिग्गज उतार देते हैं और जीत दर्ज होती है, तो आने वाले राज्यों चुनाव में फिर इसी प्रयोग पे आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, ये तो कांग्रेस कह रही है। हम लोगों को आजकल बड़ा नेता कह रही है कांग्रेस। कल हम छुटवैये थे, अचानक हम बड़े नेता हो गए। तो हम तो इसी पे खुश हैं कि हम बड़े नेता हो गए। पर मुझे लगता है कि हमारी तरफ से तो ये सवाल कभी पैदा नहीं हुआ। देखिए, हम चारों दोस्त हैं, लेकिन मैंने ऐसे 1-2 प्लेटफॉर्म पर भी कहा है कि भाई अगर आज मैं देखूं कांग्रेस कुछ कहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तुलना किसी कांग्रेस से नेता से हो तो फिर मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप उनके बारे में मुझे कमतर आंकती हैं, हम तैयार हैं। लेकिन मैं कांग्रेस पर आरोप लगाता हूँ कि भाई आपका नेतृत्व तो थका हुआ नेतृत्व है। ये 2003 के पहले का नेतृत्व है। और जिन 4 लोगों के आपने नाम लिए, हम 2003 में परवान चढ़े हुए लोग हैं। इसके बाद भी हमारे पास लीडरशिप है। लेकिन कांग्रेस के पास, दोनों नेताओं के पास अपने बेटों के अलावा दूसरी पंक्ति के किसी नेता का फोटो छपने देता हूँ तो वो नाम बताइए। मैं सामने एक मन से कह रहा हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो मुझे बहुत नहीं, आप मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। कमलनाथ जी के बेटे हो या दिग्विजय सिंह जी के बेटे हो, दोनों को स्थापित करना है। रहा सवाल हम चारों में, हम 86 से काम कर रहे हैं। आप भी ये तो मानेंगे ना प्रहलाद जी कि हम ऐसे समाज से आते हैं, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है। तो फिर और ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी में नेताओं के बच्चे नेता नहीं बने। राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं। मेरी बात पूरी, एक लाइन और पूरी हो जाने दीजिए, आप कीजिए तो दुविधा आपकी खत्म हो जाएगी, प्रश्न ही नहीं होगा। हम चारों दोस्तों में मैंने एक दिन और सार्वजनिक मंच से कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता में आज भी लोकप्रियता शिवराज जी की है
तो अब झंझट ही नहीं है, हमको कोई प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। ये तो कांग्रेस का क्वेश्चन है जो आप कह रही हैं। दूसरा जो परिवारवाद की आप बात कर रही हैं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। ठीक है। और मुझे लगता है कि परिवारवाद ये नहीं होता। परिवारवाद जो कार्यकर्ता है तो वो निश्चित रूप से आएगा, उसको मुझे भी आपत्ति नहीं है उनसे, लेकिन कमलनाथ जी के बेटे को उत्तराधिकारी मान लेना ये छिंदवाड़ा को गुलाम बनाने की कोशिश है। और मैंने कहा है कि अगर 24 घंटे वो सामान्य व्यक्ति की तरह जी ले, चलिए कमलनाथ जी की उम्र ज्यादा है, बेटे से कह दें कि सामान्य जिंदगी जी ले 24 घंटे, तो मैं मान जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जो आदमी इतना अंतर नहीं जानता कि 25 लाख और 75 लाख क्या होते हैं, मैं उसे राजनीतिक कार्यकर्ता मानने तैयार नहीं हूं। और मेरा आरोप यही रहेगा, सामान्य व्यक्ति, मैं किसी को चिढ़ाने या अपमानित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, और मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे भाई ने वो करके दिखाया। और इसलिए परिवारवाद, हर जगह हम परिवारवाद का ठिप्पा ना लगाएं कि कोई संबंधी है। हाँ, हो सकता है कोई ओजस्वी कोई नौजवान किसी कांग्रेसी के परिवार में ही पैदा होता होगा, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो जो मॉडल सामने आ रहे हैं ये राजनीति के लिए ठीक लक्षण नहीं है, ये परिवारवाद है। तो ये तो जनता तय करेगी। ये मुझे लगता है कि जनता को तय करना होगा कि वो उन पुत्रों को नेता मानती है या वो पुत्र उतने काबिल नेता बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने 4 बड़े नाम का जिक्र किया। प्रहलाद जी ओबीसी समाज से आते हैं, तोमर जी क्षत्रिय समाज से आते हैं, विजयवर्गीय जी वैश्य समाज से आते हैं और कुलस्ते जी आदिवासी समाज से आते हैं। तो ये जो यूनिक जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है, ये एक आपको लग रहा है सफलता का मंत्र है? मैं राजनीति की इस बहस के स्तर को बहुत निम्नतर स्तर मानता हूँ। ठीक है। मैं पिछड़े के कारण राजनीति में हूँ या इस मुकाम पर हूँ, मुझ पर यह आरोप नहीं लग सकता। और इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि इस स्थिति में जब चर्चा जाती है तो हम समाज को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो 28.5 साल में संसद में पहुंचा था। उस समय मंडल कमीशन इस देश में चरम पर था और मैंने कहा था कि मैं पिछड़ा नहीं हूं, मेरी जाति पिछड़ी है। ये मेरे विचार की ताकत थी। मैं पूछता हूं 29 साल का कोई नौजवान अगर ऐसी दिशा में बात करता है, ये देश के लिए मजबूती की बात है। मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि विचार के साथ में समाज के हर वर्ग में नेतृत्व प्रखरता के साथ और सबलता के साथ खड़ा करना, ये समाज को मजबूत करना है। लेकिन उसको बांटना, हाँ, ये दुर्भाग्य है राजनीति का। लेकिन प्रहलाद जी, ठीक है, आप ये कहते हैं कि मैं पिछड़ा नहीं हूं, मेरी जाति पिछड़ी है, लेकिन फिर बीजेपी के तमाम नेताओं को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि हमारे 27 सांसद ओबीसी हैं, 85 ओबीसी, माफ कीजिए, 27 ओबीसी मंत्री हैं, 85 ओबीसी सांसद हैं, 365 ओबीसी विधायक हैं। तो ये जरूरत क्यों पड़ रही है जब आप जैसे सशक्त नेता बीजेपी के पास मौजूद हैं जो जाति पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ये गिनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका वोट की मजबूरी माना जाए? इस प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मंडल कमीशन के लिए के समय जो लोग बिल्कुल मेड़ फोड़ कर लग जा रहे थे, वो आज पिछले के गिनती की बात कर रहे हैं। उसमें मैं राहुल गांधी जी का नाम ले रहा हूं। मैं उनके बारे में कहता हूं कि भैया मसाल लेके पूरे देश में आग लगाने का काम कर रहे हो पिछड़ों की गिनती के नाम पर। हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटे तो वो मशाल लेकर आग लगाना नहीं है। उसका भी जवाब दूंगा। तो मुझे लगता है वो अपनी जाति बता दें इस देश को कि वो किस जाति में आते हैं। ये तो उनको बहुत तो बता नहीं पाएंगे। और हम इसलिए कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक देश के कितने प्रधानमंत्री पिछड़े हुए, तो नरेंद्र मोदी, इसलिए पिछड़े की बात आती है। हमने कभी नहीं कहा कि पिछड़े। दूसरा, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में रविशंकर शुक्ल जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक कितने पिछड़े हुए, 3 मुख्यमंत्री हुए, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान। एक मौका था कांग्रेस के पास जब सुभाष यादव को बनाना चाहते थे, तो उन्होंने तो नहीं बनाया। तो पिछड़े की बात शुरू किसने की? हमने तो नहीं की। हमने अगड़े पिछड़े की बात नहीं की, ये कांग्रेस ने शुरू की और उनको गले पड़ी। अब आपने हिंदू मुसलमान की हमसे बात की है। विरासत के मामले में हमने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की है। हमने कहा है कि भेद किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन विरासत पर कतई समझौता नहीं होगा। और इसलिए इस मामले में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति हमेशा कहता रहा, हमारी योजनाओं में अगर हमने जाति, धर्म और पार्टी के आधार पर भेद किया हो, आप हमको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। और मैं आपसे ही पूछता हूँ, शौचालय बने, हमने किसी की जाति पूछी, धर्म पूछा, पार्टी पूछी? हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, हमने किसी की जाति, धर्म, पार्टी नहीं पूछी। हमने नल जल कनेक्शन पहुंचाया, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हम पर आरोप कैसे लगेगा? आरोप लेकर राम जन्मभूमि के बारे में हमारी राय साफ थी, आज भी है,
और भविष्य में भी रहेगी। और इसलिए जब हमने राम जन्मभूमि पे कहा कि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम वहाँ दीपावली मनाएंगे, इसमें आपत्ति कांग्रेस को क्या हुई? जो कांग्रेस से पूछिए तो अच्छा रहेगा। पूछा मैंने, मेरे साथ तो कई सेशन हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये प्रयोग आप चारों को यहाँ लाने का फेल हो जाता है, अगर मैं लगा रही हूँ, मैं मान के चलती हूँ कि आप सफल होंगे, लेकिन अगर तो आप जानते ही हैं हर उस प्रयोग में होता है, तो क्या आप केंद्र में लौट जाएंगे या फिर भोपाल में ही रह जाएंगे? क्योंकि बाबुल सुप्रियो का उदाहरण है हमारे सामने। मुझे लगता है ये आशंकाएं के आधार पर चर्चा करना बेकार की बात है। हम 12 तारीख को भी दीपावली मनाएंगे, 3 दिसंबर को भी मनाएंगे और 22 जनवरी को भी मनाएंगे। हाँ। हम पहली बार 3 दीपावली मनाएंगे, मैं आज आपसे कह रहा हूँ। कांग्रेस लगातार ये हमलावर है आपके ऊपर कि आपने 15 महीने की सरकार गिरा दी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ लिया। अब उनकी आपसी कलेश हो या आपने जो भी किया हो, अब ये तो इसमें तो चर्चा में नहीं जाऊंगी, तो क्या कांग्रेस को इस बार सहानुभूति वोट मिलेगा कि जिताते हम उनको हैं लेकिन ये गिरा के सरकार खुद बना लेते हैं? मेरे एक मित्र थे जो दुर्घटना में नहीं रहे, वो एक पत्र लिख कर गया, उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी। उसमें एक वाक्य भी लिखा था, पुराने खत पढ़ने का मजा ये है कि जवाब नहीं देने पड़ते। और मुझे लगता है कि जिन कारणों से वो सरकार गिरी थी वो बयान हर दिन आ रहे हैं, इनकी तरफ से भी आ रहे हैं, हमारी तरफ से भी आ रहे हैं। लेकिन क्या सहानुभूति वोट आप देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस को मिलता हुआ? मुझे लगता है ये सवाल ही नहीं उठता, जो परसेप्शन बदल गया है। अब ये चीजें नहीं है, विकास के अवसर जिसके सामने हैं वो करते हैं। एक तरफ जब ये सरकार टूटती है तो फिर मेरा भी आरोप है कि 1.5 साल तक कमलनाथ जी की सरकार थी, जल जीवन मिशन के समय कमलनाथ जी की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश में ग्रामीण मौसमी विभाग का मंत्री हूँ, 15% परिवारों के पास पाइपलाइन से पानी था। कमलनाथ जी के पास पैसा था भारत सरकार का, लेकिन 2.5% लोगों तक पानी पहुंचा। शिवराज जी आए तो आज वो 60% को पार कर गया। मोदी जी का नाम होगा इसलिए हम विकास के काम रोक दें, ये क्या अच्छा लक्षण है? ये चीजें भी जनता को पता है। अगर आप 2 लाख प्रधानमंत्री आवास वापस कर देते हो इसलिए कि मोदी का नाम होगा, ये अन्याय है मध्य प्रदेश के लोगों के साथ, तो ये भी उसका पक्ष है। जातीय जनगणना का जिक्र खूब चल रहा है, प्रहलाद पटेल क्या सोचते हैं इस जातीय जनगणना को लेकर? लगातार ये कहा जा रहा है कि आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए, और इसलिए सार्वजनिक होने चाहिए ताकि आखिरी पायदान तक जो समाज पहुंचा हुआ है ये पता लग पाए कि कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने लोग भूखे हैं। मतलब बहुत सारे आंकड़े जब सामने आएंगे तो कांग्रेस की नीयत में खोट है, और ये हम नहीं कह रहे, अब तो उनके इंडिया गठबंधन के लोग ही कहने लगे हैं। वो जो शब्द उपयोग कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा था कि ये मैं इस संवाद को हल्का मानता हूँ जो सापा और कांग्रेस के लोगों के बयान आए। लोकतंत्र में इस भाषा का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जब ये बात कही जाती है तो मैं कांग्रेस की नीयत पर कहता हूँ खोट है मुझे, क्योंकि आप समझो अभी भी आपको और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। और इसलिए चुनाव के समय हम बांटने की राजनीति करें या कहीं वायलेंस हो जाए कोशिश करें, और उसी का परिणाम है। आपको डेंट नहीं करेगा, आपको ऐसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने समाज को इकट्ठा करने के लिए काम किया है। जिस विचार से हम पैदा हुए हैं वो विचार भारत माता को यशस्वी बनाने वाला विचार है। जिनको लोग पिछड़ा कहते हैं, मैं उनके बारे में हमेशा कहता हूँ, उन जातियों ने कभी ना कभी इस देश पर राज किया है, मैं गर्व करता हूँ। लेकिन अगर मैं पिछड़ी जाति में हूँ तो पिछड़ेपन के जो कारण है वो हमारे त्याग के कारण है। जैसे मुगलों के आक्रांताओं के कारण पर्दा प्रथा हमारी रूढ़ी बन गई। 2000 साल पहले हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य के समय तो परिस्थिति नहीं थी, उसके पहले भी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इन रूढ़ियों पर चर्चा हो, ये सच्चा उनके समाधान के बारे में हम सोचें, ये ज़्यादा अच्छा है, और यही हमारी आइडियोलॉजी। ठीक है, आपने बताया कि भाई कांग्रेस सोच भी नहीं पाई और 3 महीने पहले मतलब लिस्ट आ गई, कैंडिडेट्स फाइनल हो गए, बहुत तेजी आपने दिखाई, लेकिन घोषणा पत्र हमारे लटक गया, नहीं, बिल्कुल नहीं अटक गया, बिल्कुल कोई भटका नहीं है, अटका नहीं है। 13 तारीख को हम आपके सामने आएंगे, बढ़िया घोषणा पत्र जारी करेंगे। चुनाव है, आप 13 को आएंगे तो घोषणा पत्र तभी तो पड़ेगा त्योहार में आदमी। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, अब आप ये बताइए, क्योंकि हमें लालच नहीं देना है ना, हमें तो रोड मैप देना है। ठीक है, तो क्या मैं ये मानूं कि मैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? इस समय मैं उनका इंटरव्यू ले रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से ऐसे सवाल निरर्थक ही हैं, और मैं कम से कम ये मानता हूँ कि राजनीति अटकलबाजियों से नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी
जो निर्णय करे उसके साथ कार्यकर्ता चलता है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, और 5 स्टेट्स में चुनाव है, क्या स्कोर आप दे रहे हैं? पिछला जो हमारा परफॉर्मेंस था हम उससे बेहतर सब 5 जगह पे होंगे, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कितनी सीटों की संख्या आप मुझे यहाँ आज बता के जाएंगे, ताकि नतीजों वाले दिन फिर मैं आपको अपने बुलेटिन में लाइव जोड़ूं? मैं 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको। आपका। और उम्मीद है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। तो ये हमारे साथ थे प्रहलाद पटेल जी। बहुत बेबाकी के साथ हर बात का जवाब देते हुए आपने उनको सुना।